चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जी, जैसे कि लास्ट क्लास में हमारा सेक्शन 161 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कंपनी लॉ में। सो आज का क्या हमारा सिचुएशन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो, आज हम कुछ बेसिक सिचुएशन पढ़ेंगे, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स। लगभग अपॉइंटमेंट हम पढ़ चुके हैं, तो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक सिचुएशन। और भी कुछ तरीके होते हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के। ठीक है, बोलो जी। हाँ, और यहाँ पर मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि डायरेक्टर को और कितने कितने तरीके से हम अपॉइंट कर सकते हैं। अगेन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन पे पढ़ाऊंगा आपको मैं, सेक्शन 163। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक सेक्शन पढ़ेंगे। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं पहले, सब्सक्राइबर और टू द मेमोरेंडम वाला, डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर वाला। ठीक है, जनरल मीटिंग वाला टॉपिक आज पढ़ना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज डन। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दिस इज ऑल्सो डन। ट्रिब्यूनल वाला जमा पढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आई थिंक सेक्शन 161 कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। हाँ जी, पढ़ के आए हैं आप लोग? बोलो। सबसेक्शन 4 क्या था? व्हाट इज सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 161? हाँ जी, कैजुअल वैकेंसी। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी में कौन सा डायरेक्टर इंक्लूड होता है? मतलब सेक्शन 161 को छोड़ के जो जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आज हमें एक सेक्शन पढ़ना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। और ये इंडिविजुअल वोटेड वाला। ठीक है, चलिए अब जरा इधर देखो, ये हेडिंग क्या लिखी हुई है। कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, सेक्शन 162 सबसेक्शन 1। राइट, तो जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जरा एक मिनट इधर देखिए। सेक्शन क्या है बेटा हमारे पास? टॉपिक है आज का अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बेटा हमारे पास? अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन आपको पढ़ाने वाला हूँ, सेक्शन 162। क्या पढ़ने वाला बेटा हम? सेक्शन 162। अभी क्या कहता है ये सेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टैंड करेंगे, सिचुएशन क्या है। जैसे देखो, एक सेकंड। अच्छा, वो सिर्फ सैटरडे को ना आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, सैटरडे में थोड़ा सा बिजी हूँ। अब बिजी क्या हूँ, मतलब मेरी दूसरी क्लास है, थोड़ा सा लंबी क्लास है। ठीक है, उस दिन मैं आपकी क्लास में भी ना लूँ। देखो जरा इधर, सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं जी? कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लो देयर इज अ कंपनी, और कंपनी में अपॉइंटमेंट्स होनी है डायरेक्टर की। कंपनी में क्या होनी है बेटा? अपॉइंटमेंट्स होनी है डायरेक्टर्स की। ठीक है, और लेट अस अज्यूम सर, यहाँ पे हमें 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है? अच्छा, ये अपॉइंटमेंट लेट अस अज्यूम हमारी हो रही है जनरल मीटिंग में। इसके लिए हम क्या कॉल करने वाले हैं? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? मेंबर्स की मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग होती है? मेंबर्स की मीटिंग होती है। मेंबर्स की मीटिंग में हम इन 4 लोगों को अपॉइंट करना चाह रहे हैं एज अ डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब सर यहाँ पे ना कंपनी चाह रही है कि हम इस जनरल मीटिंग में सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन पास करें।
क्या करें जी? एक ही रेजोल्यूशन पास करें और इस सिंगल रेजोल्यूशन से हम इन चारों डायरेक्टर को क्या कर लें? अपॉइंट ऑल डायरेक्टर्स। मतलब सिंपल सी बात है, कहने का मतलब क्या है कि हमें ना चार रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं बेटा, एक ही रेजोल्यूशन में सारे डायरेक्टर्स को क्या कर लें? अपॉइंट कर लें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल चार डायरेक्टर हैं, अब मान लो मुझे चार बार प्रपोज करना है ना, राइट? तो आप चार बार वोट दोगे, यानी कि हर किसी के लिए हम सेपरेट सेपरेट क्या कर रहे हैं? रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। फिर मैंने ऐसा ना करके मैंने क्या बोला कि इन चारों को अपॉइंट करना है, चारों का नाम मैंने इकट्ठा प्रपोज कर लिया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको डायरेक्टर बनाने के लिए आपको सिंगल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, आपको चार रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो क्या ऐसा कंपनी कर सकती है? एक सिंगल रेजोल्यूशन से क्या मोर देन टू डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है? तो इसके लिए बेटा यहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन अंडर सेक्शन 162। ठीक है, इस डायरेक्टर में इस पॉइंट को अलाउ किया गया है। क्या किया गया है? बिल्कुल सर, ऐसा आप कर सकते हो, वर्क अलाउड तो है, विद कंडीशन। क्या है? विद कंडीशन। कंडीशन क्या है? बिफोर पासिंग सच रेजोल्यूशन, मतलब ये रेजोल्यूशन पास करने से पहले आपको इस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यानी कि सुनो सर, कंपनी ये चाहती है तो इस पॉइंट को, इस मोशन को करने के लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। क्या पास कराना पड़ेगा? एक रेजोल्यूशन कि हम इन चार डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाह रहे हैं सिंगल वोटेड से। किससे? सिंगल वोटेड से, या सिंगल वोटेड रेजोल्यूशन से। तो क्या मेंबर्स एग्री हैं? अब सुनो, अगर मेंबर ने यस बोला तो ये होना चाहिए ऑल 100% मेजोरिटी एक तरीके से, यानी कि सभी मेंबर का जो वोट होना चाहिए किस में होना चाहिए? यस के फेवर में होना चाहिए। मतलब या फिर ऐसे बोलो कि नॉट एनी अगेंस्ट वोट। ठीक है, कोई भी वोट किस में नहीं आना चाहिए? अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए। अगर 100% मेंबर्स ने, या जितने भी मेंबर्स वोट कर रहे हैं उन्होंने फेवर में वोट किया कि हाँ आप ऐसा रेजोल्यूशन से मैम अपॉइंट कर सकते हैं किसको? डायरेक्टर्स को। तो ही आप इस तरीके से एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। अदरवाइज मान लो यहाँ पर नो बोल दिया तो फिर आप ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। आपको ईच एंड इंडिविजुअल पर्सन को अपॉइंट करने के लिए ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। लिखिए जरा इसको। आते नहीं? कॉपी करो। गया? डू इट फास्ट प्लीज।
तो मतलब समझा नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। और वैसे भी अभी आप आगे चल के पढ़ोगे एमडी को लेके कुछ सिचुएशन, वो जब अगर वो एमडी है तो फिर और कोई पोस्ट को हायर भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके पास काम ही इतना ज्यादा सुपरिटेंडेंट पर्सन है। ठीक है, तो फिर वो कैसे एडजस्ट करेगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये लिखा आप लोगों ने? हाँ जी। चलिए, देखो जी क्या लिखा हुआ है। A single resolution shall not be moved for appointment of two or more person as a director of a company। अच्छा, कब तक? क्या लिखा हुआ है? अनलेस। ठीक है, a proposal to move such motion has first have been agreed to the meeting without any vote cast against it। मतलब सिंपल सी बात है, सिंगल रेजोल्यूशन का वोट आप तब तक बेटा नहीं कर सकते हो जब तक बेटा उसको पहले आपने क्या ना करा लियो, मेंबर से एग्री ना करा लिया हो। और मेंबर यहाँ पर क्या होने चाहिए बेटा? 100% एग्री होने चाहिए, एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। कहते हैं रेजोल्यूशन मूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑब्सर्ड प्रोविजन शेल वॉइड। ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लो आपने 4 पर्सन को अपॉइंट तो कर लिया डायरेक्टर सिंगल वोटेड रेजोल्यूशन से, बट आपने सिंगल वोटेड रेजोल्यूशन की परमिशन पहले मीटिंग से नहीं ली थी, तो फिर वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। वेदर और नॉट एनी ऑब्जेक्शन वाज टेकन व्हेन इनटू द वोट। मतलब अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ हो या ऑब्जेक्शन ना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 को फॉलो नहीं कर रखा है, तो सॉरी 62, उसको तब तक बेटा आपका रेजोल्यूशन पास नहीं माना जा सकता। ठीक है, मोशन फॉर अप्रूविंग द पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट या फिर नॉमिनेटिंग अ पर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर शैल ट्रीट एज मोशन ऑफ द हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो जो भी इसको आप रखोगे, नॉमिनेट करोगे, अपॉइंटमेंट करोगे, तो उसको रखा जाएगा कि उसको मोशन ऑफ द क्या माना जाएगा बेटा? अपॉइंटमेंट के लिए माना जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर? एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। या फिर उस गवर्नमेंट कंपनी के अप्लाई नहीं होगा जिसकी पूरी 100% पेड शेयर कैपिटल हेल्ड करी हुई किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट्स ने, या एनी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद किसके साथ बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, सर एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसकी 100% कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, तो वहां पर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है तो वो भी, और इंटायर उसकी शेयर होल्डिंग किसके पास है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी के पास है, तो वो भी इस सेक्शन से एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली 4 कंपनीज हो गई यहाँ पे जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। पहला, प्राइवेट कंपनी। दूसरा, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी कौन सी वाली? जिसकी 100% कैपिटल किसने होल्ड कर रखी है बेटा? सरकार ने होल्ड कर रखी है। या फिर वो सब्सिडरी कंपनी जिसमें 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है? गवर्नमेंट कंपनी के पास है। तो सर ऐसी कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। समझे? अच्छा, क्या ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट डायरेक्टर वाला? हाँ जी, ये हमें ऑलरेडी डन, वी हैव डन। ठीक है, याद है ना मैंने बोला था फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है? तो सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने नाम लिखा उससे चेक करो। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उनको ही हम क्या मान लेंगे? फर्स्ट डायरेक्टर। कब तक? जब तक जनरल मीटिंग में ड्यूली अपॉइंट नहीं हो जाते हैं डायरेक्टर। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका एक बेसिक चार्ट भी है, इसको भी डिस्कस कर लेना। और ओपीसी में जो सिंगल पर्सन होता है उसको हम क्या मानते हैं? डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा तो देखो, दिस इज ऑल्सो डन। ये कुछ नहीं है, प्रोसीजर दिया हुआ है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। सेक्शन 161 में जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर होगा, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो देखो। एडिशनल डायरेक्टर पढ़ा चुका हूं आपको, बोलो भैया। हाँ, कैजुअल वैकेंसी पढ़ा चुका हूं आपको। हाँ, एक बार रीड कर लेना, बाकी प्रोसीजर वाली क्लास अलग से होगी, तो उसमें आपको बताऊंगा कि प्रोसीजर को कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं सब कुछ पढ़ा दूं आपको, जनरल मीटिंग सॉरी, हम एक बार प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लें पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर, जनरल मीटिंग चैप्टर। उसके बाद मैं एक प्रोसीजर की अलग से क्लास रखूंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोसीजर को ड्राफ्ट करना है। तो इसको अभी जस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखिए क्या लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स बाय द ट्रिब्यूनल्स। अब सुनो,
यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है कि वो डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, अपॉइंट कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल मतलब क्या है यहाँ पे, एनसीएलटी। हाँ जी। तो एनसीएलटी वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती हैं? तो सर यहाँ पर व्हाइल गिवन एन ऑर्डर एन एप्लीकेशन मेड अंडर कौन सा सेक्शन है बेटा, सेक्शन 241 में, फॉर रिलीफ इन केस ऑफ अपोर्शन, ट्रिब्यूनल में प्रोवाइड ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एंड आस्क देम टू रिपोर्ट ट्रिब्यूनल ऑन मैटर ऑफ ट्रिब्यूनल डायरेक्टर है। मतलब देखो, एक सेक्शन में आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन 241। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, सेक्शन 241, जो कि बेसिकली बेटा ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन में है। किसमें है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ अगर मान लो किसी तरह का अपोर्शन या मिस मैनेजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, अपोर्शन या मिस मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, इनके साथ क्या हो रहा है बेटा, कोई अपोर्शन मतलब इनके राइट्स को दबाया जा रहा है, राइट, कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हो रहा है। तो ये लोग बेटा इस सेक्शन में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में। किसको फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल को, अर्थात एनसीएलटी को। ठीक है, और एनसीएलटी मैटर को कंसिडर करने के बाद बेटा ऑर्डर पास कर देगा कि भैया आप अपने मैनेजमेंट में उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो जो कि एनसीएलटी रिकमेंड करेगा। ठीक है, और इन डायरेक्टर्स को क्या करना है बेटा, मैनेजमेंट की रिपोर्ट बना के, राइट, किसको देनी है बेटा, ट्रिब्यूनल को, और पता लगाना है कि किस तरीके से अपोर्शन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इसलिए ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनीज में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। अच्छा सुनो, ये जो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे होंगे कंपनी में, कौन अपॉइंट करेगा, ट्रिब्यूनल। ये रिपोर्ट किसको करेंगे, ट्रिब्यूनल को। सैलरी कौन देगा इनको, कंपनी देगी। ठीक है, सैलरी कौन देगी बेटा, कंपनी। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सिचुएशन। देखो, द डायरेक्टर सो अपॉइंटेड, जो डायरेक्टर अपॉइंट करा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का मेंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो जरूरी नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द टू थर्ड, ये आगे चल के पढ़ोगे बेटा, टू थर्ड एनी प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये फिर डायरेक्टर जो अपॉइंट बाय ट्रिब्यूनल शैल नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स। मैं आगे चल के ना कौन सा आपको समझाऊंगा, राइट, टू प्रोपोर्शनेट वाला डायरेक्टर का। उसमें ये ट्रिब्यूनल वाला अपॉइंट करा गया डायरेक्टर क्या नहीं होगा बेटा, इंक्लूड नहीं होगा। या फिर रिटायरमेंट जो कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट में रोटेशन वाला, उसके लिए भी बेटा ये डायरेक्टर क्या नहीं है बेटा, अप्लीकेबल नहीं है। मतलब देखो आगे चल के मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मतलब एक पढ़ाऊंगा आपको प्रोपोर्शनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होता है। एक हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट बाय रोटेशन। ठीक है, तो दोनों ही प्रोविजन बेटा इस डायरेक्टर के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग वगैरह, बट दे कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रिब्यूनल एट एनी टाइम एंड अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड बाय द इन देयर प्लेस। मतलब ट्रिब्यूनल के पास ओनली पावर है इनको क्या करने की बेटा, हटाने की, रिमूव करने की, क्योंकि जिसने अपॉइंट करा है वही हटा सकता है। So whether the director have been appointed by the tribunal may also issue such directions to the company as may be considered necessary। मतलब ये necessary जो directions है वो भी issue कर सकता है कंपनी को इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग। समझ में आया? तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, जब अगर किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का अपोर्शन हो रहा है कंपनी में या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वहां पर मेरा ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो कंपनी में अपना एक पर्सन को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एज ए डायरेक्टर। और वो डायरेक्टर मेरा रिपोर्ट किसको करेगा, ट्रिब्यूनल को। किसको अपॉइंट करेगा, ट्रिब्यूनल को। समझ में आया? पक्का, श्योर है? चलो, अब आते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। देखो जरा इधर, कॉन्सेप्ट है अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जनरली बेटा ये जो सिस्टम है ना, ये वोटिंग सिस्टम यूज होता है इलेक्शन में। किसमें, इलेक्शन में, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनना है तो ये यूज होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑप्शनल सेक्शन है, ये कोई मैंडेटरी सेक्शन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर बेटा ये सेक्शन क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, बट अगर आप इस सेक्शन को अडॉप्ट कर रहे हो, फिर ये सेक्शन ओवरराइड करेगा सारे सेक्शंस के ऊपर। क्या करेगा, ओवरराइड करेगा सारे सेक्शंस के ऊपर। फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप सेक्शन 163 को अडॉप्ट कर रहे हो, तो फिर ये मैंडेटरी सेक्शन हो जाएगा बेटा, पूरे एक्ट के ऊपर क्या करेगा, ये ओवरराइड करेगा। क्या करेगा, तो यहाँ पर आप लिख भी लेना, ओवरराइडिंग सेक्शन। क्या है बेटा ये, ओवरराइडिंग सेक्शन, ओवरऑल द एक्ट। ठीक है, एक्ट के ऊपर ओवरराइड करेगा, फिर कहीं कुछ भी लिखा हो, अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट कर रहे हो, फिर आप इसी मेथड से डायरेक्ट उसको अपॉइंट करोगे। ठीक है,
चलो अब जरा एक मिनट तो देखो। टॉपिक क्या है जी हमारे पास? ओके। सेक्शन बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कैसे? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल? ऑप्शनल है। अब जरा ध्यान सुनना। कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। कहते हैं सर, कंपनी अडॉप्ट कर सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को। देयर इज अ कंपनी, और कंपनी का एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है कि नहीं होता है? क्या होता है ये? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? तो क्या बताता है हमें? भाई कंपनीज एक्ट ने बोला कि ये जो सेक्शन है 163, ये ऑप्शनल है। कंपनी एक्ट आपको मैंडेटरी नहीं बोल रहा है। कंपनी एक्ट आपको मैंडेटरी नहीं बोल रहा है। तो एक सेकंड। हाँ जी। तो सेक्शन 163 क्या मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, बट अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो फिर इस सेक्शन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और ये सेक्शन क्या है बेटा? ओवरराइडिंग सेक्शन है। क्या है? ओवरराइडिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि भैया कहीं पर कुछ भी दिखाओ, दिस सेक्शन विल बी ओवरराइड ओवर दिस। ठीक है। अब जरा समझते हैं ध्यान से। मान लो कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 163 के प्रोविजंस को कंपनी ने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। किसमें? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। किसमें अडॉप्ट कर लिया? भाई ऑप्शनल था, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। अब सुनो, अब आपको ना अपने टोटल डायरेक्टर्स का ध्यान सुना बेटा। कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, उन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, उसमें से नॉट लेस देन, नॉट लेस देन टू थर्ड। कितना बोल रहा हूं मैडम मैं? नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आप इसी मोड से अपॉइंट करोगे। यानी कि अपॉइंट करोगे कौन से मोड से बेटा? अपॉइंट थ्रू सेक्शन 163। मतलब सुनो ध्यान से, जैसे मान लो अगर आपकी कंपनी में टोटल डायरेक्टर फॉर एग्जाम्पल कितने हैं? 15। तो 15 में से कम कितने हैं? 15 का टू थर्ड कितना आएगा बेटा? 10। तो 10 डायरेक्टर बेटा आपके कौन से मोड से अपॉइंट होने चाहिए बेटा? सेक्शन 163 से। कौन से सेक्शन से? अब इस तरह क्या मोड है, क्या सिचुएशन है, विल अंडरस्टैंड। ठीक है, बट फिलहाल आप ये समझना। सबसे पहले सेक्शन 163 क्या मैंडेटरी है कंपनी जेट के हिसाब से? ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। ठीक है। अगर मान लो कंपनी अडॉप्ट करती है, दिस इज कंप्लीटली ऑन ऑप्शन टू द कंपनी कि आप इसको अडॉप्ट कर रहे हो। बट अगर आप अडॉप्ट कर लिया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, फिर आप अपने टोटल डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हो, उसमें से टू थर्ड कम से कम बेटा आप कौन से मोड से अपॉइंट करोगे?
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मोड से अपॉइंट करोगे। अब यहाँ पर सर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा बोल क्या रहा है? तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने के ना दो तरीके होते हैं, दो मोड्स होते हैं हमारे पास। क्या होता है बेटा हमारे पास? दो तरीके होते हैं, मोड्स होते हैं। एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्या होता है जी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में एस टी वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस टी वी। ठीक है। और एक मोड होता है क्यूमुलेटिव। क्या होता है जी? क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम, या और कोई वोटिंग सिस्टम जो कंपनी ने अडॉप्ट कर रखा हो। जनरली बेटा दो तरह के कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेटा। पहला, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से, या फिर क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम से आप क्या करोगे बेटा? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करोगे। ऐसे दोनों में से किसी एक को अडॉप्ट कर सकते हो आप। ठीक है। तो सर सुनो ध्यान से, आपने सेक्शन 163 में अगर अपॉइंटमेंट करनी है डायरेक्टर्स की, तो कितने डायरेक्टर कम से कम इससे अपॉइंट होंगे? दो थे। ठीक है। और यहां पर मोड्स दिए हुए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के कितने? दो मोड्स। पहला, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, और दूसरा क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम, राइट। तो अब इन दोनों में से किसी एक मोड्स को अडॉप्ट करके डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब प्रश्न आता है सर ये दोनों मोड्स है क्या? यही तो अंडरस्टैंड करना आज की क्लास में। चलो फिलहाल आप इसको कॉपी करो सबसे पहले। गया। इधर देखो, इसमें एक चीज ऐड करवाता हूँ। ये जो अपॉइंटमेंट्स आप करोगे सेक्शन के हिसाब से, ये होगी वंस, एक बार। ठीक है। वंस इन एवरी 3 ईयर, मतलब 3 साल में एक बार बेटा अब इस मेथड को क्या करोगे? अडॉप्ट करोगे। किस लिए? अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। अच्छा सुनो, या फिर इतना लिख लो चलो।
सर अगर इनकी कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको हम कैसे फिल करेंगे बेटा? तो कहेंगे फिल बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। ठीक है, तो यहां पर भी अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसको भी हम फिल करेंगे कौन सा सेक्शन के हिसाब से बेटा? सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। बोलो जी, समझ में आ रहा है कुछ नालायक हो? हाँ, नहीं आ रहा? रानी, आ रहा है नहीं आ रहा है? कि नींद आ रही है? थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है? हम्म। कौन सा वाला? ठीक है, तो इनकी जो कैजुअल वैकेंसी है बेटा वो भी हम कैसे फिल करेंगे? इस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से। और यहाँ पर सबसे पहले कौन फिल करेगा इसको? तो बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं फिल, सिंपल सी बात। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं जी, बताइए। क्या? भाई देखो, जब आप जो सेक्शन चल रहा है उसको लेकर कोई भी डाउट होता है ना, प्लीज फिनिश इट, नॉट होल्ड इट। राइट, फिर वो होल्ड ही रह जाएगा। आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, अब इधर देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इस सिंगल वोटिंग सिस्टम क्या है, क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम क्या? देखो, क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम तो बड़ा सिंपल था, तो मैं समझ में आ गया। सिंगल ट्रांसफर वोटिंग ना तुम्हारा दिमाग हिला दे। राइट, तो इसलिए ध्यान से सुनना कंसेंट्रेशन के साथ। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या बेटा? सिंगल, क्या था? ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। हालांकि ये है तो बड़ा सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाता है। सबसे पहले यहां समझना कि एक पर्सन के पास, एक शेयर होल्डर के पास सिर्फ एक ही वोट होगा यहाँ। क्या होगा? एक शेयर होल्डर। तो सबसे पहले आप ये समझो, वन शेयर होल्डर, सिर्फ क्या होगा? एक ही वोट होगा यहाँ पे। ठीक है, सिंगल वोटिंग सिस्टम है। अच्छा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि आपके पास कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, आपके पास भैया एक ही शेयर, सॉरी, एक ही वोट आपको मिलेगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द देयर शेयर होल्डिंग। सर क्या मतलब है इसका, इरिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग का? जैसे मान लो एक व्यक्ति ने, मान लो 10 शेयर होल्ड करे हुए, एक व्यक्ति ने 100 शेयर होल्ड करे हुए, और एक बंदे ने 1 लाख शेयर होल्ड करे। राइट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सभी के पास क्या होगा? एक ही वोट होगा। कितने वोट होंगे? एक ही वोट, मतलब एक ही बार ये वोट डाल सकते हैं। बट वोटिंग यहाँ पे ना प्रेफरेंस के बेसिस पे होती है। किसके बेसिस पे होती है? प्रेफरेंस के बेसिस पे। सर ये प्रेफरेंस के बेसिस का मतलब क्या है? इसको जरा समझ, देखो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको ना बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हम ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। हालांकि इसकी जो वोटिंग काउंट होती है ना, कोटा सिस्टम में होती है। कौन सा सिस्टम में? कोटा सिस्टम में। कोटा सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोटा सिस्टम जैसे मान लो कि पोजीशन, कितने लोग खड़े हैं वोट देने के लिए और कितने टोटल वोट है, तो मान लेते हैं 5,000 वोट है। कितने वोट है? 5,000 वोट है। या यू कैन से, इसको मैं पहले फॉर्मूला लिखवा दूं। तो टोटल वोट्स कितने हैं वो, और उसको डिवाइड कर दो किससे बेटा? कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो कितने हैं। क्या बेटा? एप्लीकेंट्स मतलब जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं फॉर एग्जांपल, और उसको प्लस कर देना है किससे? 1 से। और फिर उसको प्लस कर देना है किससे? 1 से। अगर आप इतने वोट ले आए तो आप इलेक्ट हो जाओगे। यानी कि कोटा सिस्टम का मतलब है, अगर आप इससे जो वोट निकल के आएगा, उतने अगर वोट आप ले आते हो तो आप इलेक्ट हो जाओगे। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो टोटल वोट्स हैं यहाँ पे 5,000। कितने वोट्स हैं? इलेक्शन में खड़े हैं जो एप्लीकेंट्स, कैंडिडेट्स बोल सकते हो उसको आप, वो मान लो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब हम देखेंगे सर एक सिंगल पर्सन कितने वोट्स लेके आएगा जो वो इलेक्ट हो जाएगा। तो सर लेट अस अज्यूम टोटल वोट है 5,000, है ना? एप्लीकेंट्स कितने हैं? 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस 1 करूँ तो 5 हो जाएगा।
तो कितना हो गया? 1000 + 1। तो इसका मतलब आपके पास कितने वोट आ जाना चाहिए अगर ये सिचुएशन है तो? ठीक है, ये सिचुएशन वेरी हो जाएगी नंबर ऑफ वोट अगर चेंज हो गए तो यानी कि सर आप 1000 अगर वोट 1001 वोट ले आए तो कैंडिडेट जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्टेड हो जाएगा। कितने वोट्स लाने पे? 1001 वोट्स लाने पे। अब प्रॉब्लम इज दैट सर, वोटिंग कैसे होती है पहले मुझे बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत भाई। हाँ, एक शेयर होल्डर के पास कितने वोट्स होंगे? एक वोट, फर्क नहीं पड़ता उसने कितने शेयर होल्डिंग करी हुई है। दूसरा, सर हमारे पास जो कैंडिडेट है उसका कोटा सिस्टम में क्या लेके आना पड़ेगा? वोट। कोटा सिस्टम का फॉर्मूला क्या है? टोटल वोट्स। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है इस सिस्टम का, ठीक है भाई? टोटल वोट्स डिवाइडेड बाई एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट वट एवर यू सेट +1, फिर +1, ठीक है? तो जो भी हमारे पास निकल के आएगा, तो ये जो टोटल 1001 वोट्स एक व्यक्ति के पास अगर आ गए तो वो चुन लिया जाएगा एज अ डायरेक्टर। समझे? नहीं समझ? नहीं आया? अच्छा सुनो अब। अच्छा सुनो, ये कितने हैं? ये मुझे जो अपॉइंट करना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं भाई। इलेक्शन में जैसे मान लो 10 लोग खड़े हुए हैं, बट मुझे अपॉइंट सिर्फ कितने करने हैं? हाँ, तो इसको ना अपॉइंटी भी बोल सकते हो भैया। क्या बोल सकते हो? अपॉइंटी। ठीक है, यानी कि सुनो, जैसे मान लो इलेक्शन में 10 लोग खड़े हैं, मुझे कितने चुनने हैं? 4। कितने खड़े हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कितने मुझे चुनने हैं? 4, वो यहाँ लिखोगे। ठीक है, मुझे इतने सेलेक्ट करने हैं एज ए डायरेक्टर, जितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, जितनी की वैकेंसी फिल करनी है, वट जो भी है, उसको बेटा मैं यहाँ पे काउंट करूंगा। 10 लोग खड़े हैं इलेक्शन में या वो डायरेक्टरशिप के लिए, उनको मुझे काउंट नहीं करना है वहां पर, ठीक है ना? यहाँ पर किसको लोगे आप? ये जो मैंने एप्लीकेंट लिखा है, ये कौन से एप्लीकेंट है? जो अपॉइंट होने हैं। 4 ही लोग मुझे अपॉइंट करना है, तो 4 ही का करूंगा मैं, ठीक है? अब मैं छोटा सा एग्जांपल इसलिए लेके जाऊँ थोड़ा बेटरली क्लियर हो। तो सर वोटिंग कैसे होगी? अब जरा वोटिंग प्रोसेस देखो। वोटिंग प्रोसेस, मान लो यहाँ पे एक पर्चा बनेगा। क्या बनेगा? लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे नाम लिखा है कैंडिडेट का, मिस्टर राहुल, और उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, मिस्टर संजय, उसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, मिस्टर शानू, उसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? एक बॉक्स लगा हुआ है। मिस्टर जीतू, उसके नाम के क्या लगा हुआ है? ये साइन लगा हुआ है। ठीक है, अमित इधर देखो ध्यान से, सोना नहीं है। ठंड लग रही है तो मैं एसी बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बंद कर दूं? क्योंकि तुम सो जाओगे ना, दिक्कत हो जाएगी। लो बंद कर देना इसको। पकड़ लोगे? तो मौसम थोड़ा चेंज हो रखा है ना, और नीचे से बंद कर देना बेटा। लो दे दो, दे दो। टैग भी तुम कहाँ रहे हो? भाई मैं वो थोड़ी हूँ, किसने कैच पकड़ा था वो? हैं? सही जिंदा भाई। जिंदा जिंदा है। कोई बात नहीं। देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास ये 4 कैंडिडेट्स हैं जिनको हमें अपॉइंट करना डायरेक्टर को, राइट? देखते हैं सर किसको अपॉइंट करेंगे। हाल इसमें ना तुम और भी लिख सकते हो नाम, ठीक है? मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो ये सब पर्चा आप लोगों के पास आ गया, प्रैक्टिकल करें इसको। हाँ, एक काम करो, एक पर्चा फाड़ो। हाँ, मतलब एक छोटा सा पर्चा फाड़ो सारे, और उसमें ऐसे ही नाम लिख लेना, सेम ऐसे ही। करो जल्दी करो। हाँ ठीक है, और ऐसा नाम लिख लो, और उसका नाम के आगे बॉक्स बना दो। अब मान लेते हैं तुम लोग 5000 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? मान लेते हैं तुम लोग 5000 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। इतना बड़ा क्यों फाड़ दिया नालायक हो? एक ही पेज बहुत ज्यादा, इसी में से दे दो।
हाँ ठीक है, लिखो, ये नाम लिखो फटाफट से। हाँ भाई, यही लिखना है। वोटिंग प्रोसेस करवा रहे हैं तुमसे हम। अब तुम कितने लोग हो यहाँ पे? 5,000 हो। ठीक है। अरे 5,000 लोग हो, ये अज्यूम कर लो। बाकी मैं यहाँ पे बता दूंगा। हो गया। अब सुनो, अब आपको क्या करना है ना, आपको इनको डायरेक्टर चुनना है, एंड यू आर अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, प्रेफरेंस देनी है। क्या देनी है? प्रेफरेंस देनी है। जैसे देखो कैसे, मान लो मैं चाहता हूँ डायरेक्टर, सबसे पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा फॉर एग्जांपल इस व्यक्ति को। राइट। फिर मैंने दूसरा प्रेफरेंस दिया किसको? इस व्यक्ति को। फिर मैंने कहा तीसरा प्रेफरेंस किसको दिया? और लास्ट प्रेफरेंस किसको दिया? यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टर चुनने के लिए प्रेफरेंस दी है। क्या दी है? क्योंकि अगर आप मेरी पहली प्रेफरेंस, पहली पसंद मांगोगे तो मैं किसको अपॉइंट करूंगा? मिस्टर संजय को। राइट। और अगर मैं दूसरी पसंद मांगू मैं किसको अपॉइंट करूंगा? राहुल को। और मेरी अगर तीसरी प्रेफरेंस मांगोगे तो मैं किसको अपॉइंट करना चाहूंगा? और लास्ट में मैं जीतू को अपॉइंट करना चाहूंगा एज अ डायरेक्टर। तो ऐसे ही आपको भी प्रेफरेंस देने और अलग अलग देना है, ठीक है? जो मतलब तुम्हारा मन कर रहा है वैसे। हाँ जी, हो गया। अब लेट अस अज्यूम सर, हमारे पास टोटल वोट ऊपर एग्जांपल में कितने थे? 5,000, राइट। अब मान लो पहली प्रेफरेंस इस व्यक्ति को मिली फॉर एग्जांपल, वोट के हिसाब से इनको मिले 2,500 वोट पहली प्रेफरेंस में। ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस में इनको वोट मिले कितने? 1,000। ये हम एग्जाम्पशन के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी 1,000 वोट किसको मिले? थर्ड प्रेफरेंस वाले को। और 500 वोट किसको मिले? फोर्थ प्रेफरेंस। अच्छा, इस रेस से बाहर कौन हो गया? इसको सबसे कम वोट मिले। अब सुनो ध्यान से, तो सबसे कम वोट मिले से इस भाई को, तो इस भाई को हम क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। बट इसके जो ये वोट्स है ना, ये वोट जाया नहीं जाएंगे दोस्त, ये वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन तीनों में। ठीक है। अब सुनो, जब वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो अब हम चेक करेंगे सेकंड प्रेफरेंस। क्या चेक करेंगे? सेकंड प्रेफरेंस किस व्यक्ति को कितनी मिली है। अब मान लो सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से इनको वोट जो मिले थे, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से दिस पर्सन गॉट सम हाउ 200 वोट। तो सर इस 500 में से 200 वोट किसको मिल जाएंगे? संजय को। और बाकी 300 वोट बच गए। मान लो 100 वोट इसको मिल रहे थे और 200 वोट किसको मिल रहे थे? इस व्यक्ति को। मतलब जो सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में देखो, उसका रेशियो के हिसाब से ये बट रहा है कि तो ये 500 वोट्स है ना, ये इनमें डिवाइड हो जाएंगे। किस में डिवाइड हो जाएंगे? अच्छा, अब इनके पास टोटल वोट कितने हो गए? 1,100 इनके पास। हालांकि एक सेकंड, ये थोड़ा सा ना गलती हो गई हमसे। भाई 2,500 वोट आ चुके थे, तो ये तो मेजोरिटी में आ गया है, तो पहले इलेक्टेड हो गया, उसको तो वैसे ही बाहर कर देना चाहिए था। राइट। तो ये पर्सन अपॉइंट हो चुका था पहले। राइट। चलो कोई बात नहीं, आप इतना समझ लो कि हमने वोट ना वापस से इसको क्या कर दिया, और ये हो गया। ठीक है। तो क्या ये तीनों लोग इलेक्ट हो जाएंगे? ये तो पहले इलेक्ट हो गए था, है ना? बाकी ये लोग भी इलेक्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो सुनो, फिर इसको बाहर ही करूंगा, और तुम्हें क्यों इसको लेने। एक सेकंड रुकते हैं। देखो ये व्यक्ति, कितना वोट मिल चुका है उसको? 1,001 से ज्यादा। तो भैया ये अपॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? अपॉइंट हो गया। इसका भी सरप्लस वोट आया है कुछ? कितना सरप्लस है? एक नहीं है यार। 2,500 वोट है ना, तो जिसमें से 1,000 माइनस कर दो, 1,001। कितना? 1,499। अच्छा, ये सरप्लस वोट भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रेफरेंस के हिसाब से। ये वोट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, साथ में जो सरप्लस वोट मिले ना, ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस वाले को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए? अब जिस व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये, अब टोटल वोट कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1990 दिस 99। ठीक है। अब ये जो वोट्स है ना, ये हमें सरप्लस में डिवाइड करना है किस बेसिस पे? सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से। किस हिसाब से? सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से। तो जो भी पर्सन को सेकंड प्रेफरेंस मिला वो वोट डाल देंगे। मान लो फिर भी कोई इलेक्ट नहीं हुआ, फिर थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से जो सरप्लस वोट आएगा वो, और जो
जो आउट आउट हो गया होगा उसमें से, तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस मेथड से बेटा हम वोट करवा के अपॉइंट करते हैं किसको, डायरेक्टर को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। समझ में आया? यही है बेटा, सिंपल सा पॉइंट, लिख लो। हालांकि इसमें और डिटेलिंग हो सकती थी, बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमर, कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल तरीके से समझो, लिखो बेटा। यस, बिल्कुल। जब तक मेजोरिटी नहीं मिलेगी आप इसको फॉलो करते रहो। यस, जो जिसके पास कम वोट्स है वो बाहर हो जाएगा, जिसको मेजोरिटी मिल गई वो अपॉइंट हो जाएगा। और जिसके सरप्लस वोट है और जिसके डेफिशिएंट वोट रह गए, वो दोनों वोट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे बाकी लोगों में। ठीक है ना? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आप अपॉइंट नहीं कर लेते। कास्टिंग वोट होगी फिर। कोई नहीं, रख लो इसको। जनरली ऐसा होता नहीं, तो इसीलिए तो इसको लेकर आए हैं, इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। ये जो आप केस पूछ रहे हो, 99.999 पॉसिबल नहीं है। 0.11% में भी हो जाएगा। ऑन ही कर दो यार इसको। सही है। बटन हो रही है, गेट ओपन कर दो। हम्म, तो ये था हमारे पास क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। हो गया जी। कोटा सिस्टम। ये हो गया ऊपर वाला। हाँ जी, दिस इज डन। और क्या नालायक। सेकंड क्या था, क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। अभी धूप आ जाएगी तो सारा मौसम वापस से हो गया। ये हमारे जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं ना बेटा, वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है।
तो दो चार जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके बेसिस पे वोटिंग कराई जाती है, हर किसी को प्रेफरेंस देते हैं, और जिसके भी मेजोरिटी वोट्स आते हैं वो अपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। देखो, क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम क्या होता है। ऊपर क्या था, एक पर्सन के पास एक ही वोट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। अब सर यहाँ पे क्या होता है, जो शेयर होल्डर है, कौन है जी, शेयर होल्डर है, उसके पास कितने यहाँ पर होंगे, मल्टीपल वोट्स। क्या होंगे, मल्टीपल वोट्स एज पर देयर होल्डिंग। यानी कि भैया आपने जितनी शेयर होल्डिंग करी हुई है उतने आपके पास क्या रहेंगे, वोट्स रहेंगे। क्या रहेंगे, वोट्स रहेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, अब इसने कंपनी में होल्ड करे हुए हैं शेयर्स 500। कितने शेयर होल्ड करे हुए हैं, 500। ठीक है, और तो इसके पास जो नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे वो कितने होंगे, 500 वोट्स होंगे। कितने वोट्स होंगे, मान लो कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने जा रहे हैं, 5 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो इस व्यक्ति के पास कितने वोट हो गए, 2500 वोट्स हो गए। क्योंकि एक व्यक्ति को कितने वोट दे सकता है, 500 वोट्स। तो 5 व्यक्तियों को कितने वोट दे सकता है, 2500 वोट्स। ठीक है, तो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन। इंडिविजुअल सिलेक्शन होगा, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, डायरेक्टर 4। तो इनको जब मैं वोट दूंगा तो सर वो क्यूमुलेटिव सिस्टम के थ्रू दूंगा, जहां पर मेरे पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतने पर्सन को मैं वोट डाल सकता। समझे ना। सो दैट इज अ बेसिक। क्या तुम्हें लगता है क्यूमुलेटिव सारे शेयर्स क्यूमुलेटिव हो गए, वोट्स बन गए हैं। वही है, लिख लो। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा सेक्शन 163 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो किसकी बात करता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। क्या, क्या बताना है। देखो, आपने कितने शेयर होल्ड करे हुए, एक शेयर मतलब एक वोट। तो 500 शेयर मतलब 500 वोट। ठीक है, अब मान लो मिस्टर एक्स ने डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, कोई ए को अपॉइंट करना था, बी को अपॉइंट करना था, सी को अपॉइंट करना था, डी को, या फिर एक और है हमारे पास ई। कितने डायरेक्टर्स हैं, है ना। तो मान लो एक्स जो है वो वोट डाल रहा है किसके फेवर में, इसका चुनाव हो रहा है, तो कितने वोट दे सकता है इसको मैक्सिमम, और बी को कितने वोट दे सकता है मैक्सिमम, सी को कितने वोट दे सकता है मैक्सिमम, डी को, ई को। तो इस हिसाब से तुम्हें लगता है 2500 वोट्स दे सकता है वो। ठीक तो है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, तो ये हमारे पास कौन सा फिनिश हो गया, कौन सा, सेक्शन 163 का
जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अब एक बार इसकी थ्योरी गोन थ्रू कर लेते हैं, बस देखो। अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 163, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन कितना बेटा, 2/3 of total director of the directors of the company in accordance with the proportional representation के थ्रू, whether चाहे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज कर रहे हो या सिस्टम ऑफ क्या यूज कर रहे हो बेटा, क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम, या अदरवाइज और भी कोई तरीका है उससे, सच अपॉइंटमेंट में बी मेड वंस इन अ 3 ईयर, यानी कि हर 3 साल में एक बार आप इस मेथड को यूज करोगे। और इसमें जो कैजुअल वैकेंसी है वो किसके थ्रू फिट, क्या ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बोलो भैया। या फिर कह रहा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट कंपनी बेटा, जहां पर एंटायर प्रोडक्शन कैपिटल किसने होल्ड करी हुई है, गवर्नमेंट ने, या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर और स्टेट ने मिलके हो, चाहे फिर ओनली स्टेट गवर्नमेंट हो। और सेम सब्सिडरी कंपनी जो गवर्नमेंट की हो, जिसमें एंटायर होल्डिंग किसने कर रखी है बेटा, गवर्नमेंट कंपनीज ने। तो इन 3 कंपनीज में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। पहला गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी 3 का 2 है ना, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं है। और दूसरा उस सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट पे जिसमें ऑलरेडी होल्डिंग कितनी है, 100% होल्डिंग। समझ में आया। अगेन नॉमिनी डायरेक्टर क्या पढ़ा चुका हूँ, हाँ तो इसको लिख लो, रीड ऑन, दिस इज ऑल्सो डन। नॉमिनी डायरेक्टर भी बेटा हमारा ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस सेशन में, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग। प्रोसीजर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी पढ़ा चुका हूँ, याद है ना, सेक्शन 151 पढ़ाया था, प्लस इसके साथ एक रूल पढ़ा था हमने 7। तो भी प्रोसीजर है, तो इस पर एक बार रीड कर लीजिएगा। दिस इज ऑलमोस्ट डन। चलिए नाउ ये हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, 1 मिनट इसको रीड करो, मैं आता हूँ। क्या, नहीं, सॉरी, ये प्राइवेट में भी नहीं हो पाएगा, हो सकता है बट जनरली होता नहीं। ये ओनली कहाँ पर सही होगा, जी। आज थोड़ा तबीयत से ठीक नहीं। हाँ, नहीं, पता नहीं क्या हुआ। देखो देखो, तो सर एक सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 152। क्या पढ़ने वाला है जी, 152। अब जरा इसको जरा अंडरस्टैंड करेंगे क्या लिखा हुआ, देखो, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर इन जनरल मीटिंग। तो सर यहाँ पर एक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 152। क्या डिस्कस करेंगे, सेक्शन 152। इसके कुछ बेसिक सिचुएशन है, जरा समझो उसको क्या कह रहे हैं।
पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शेल नॉट एक्ट एज डायरेक्टर जब तक ही गिव हिज कंसेंट टू होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। एंड सच कंसेंट कौन से फॉर्म में दी जाती है? क्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, DIR 2, हाँ, हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन द 30 days फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, यानी कि सुनो भैया, जब तक कोई व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक वो अपनी कंसेंट ना दे दे डायरेक्टर बनने को लेके। ठीक है, और वो अपनी कंसेंट किस में देगा? फॉर्म DIR 2 में। फिर कहते हैं द कंपनी शेल विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर फाइल करेगा कंसेंट किस में बेटा? DIR 12 में। हाउएवर स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी शेल फाइल द कंसेंट ऑफ 60 days। In case of Section 8 company, government company, the this provision shall not applicable according to Section 152। देखिए देखो ये सिचुएशन क्या कह रहा है, ये वाला, ये एक्सेप्शन है एक तरीके से। जैसे मान लो आपने क्या बोला, DIR 12 आपको फाइल करना है। क्या फाइल करना है भाई? अपॉइंटमेंट के बाद आपको DIR 12 फाइल करना पड़ेगा ROC को, और उसमें बताना पड़ेगा फलाने डायरेक्टर को हमने अपॉइंट करा है, और उसी DIR 12 के साथ आपको एक फॉर्म अटैच करना पड़ेगा DIR 2, जिसमें आप डायरेक्टर के कंसर्न शो कर रहे हो। क्या शो कर रहे हो? डायरेक्टर के कंसर्न शो कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आप IFSC पब्लिक कंपनी है तो आपको 30 दिन की जगह कितने दिन मिल जाएंगे? 60 days। और Section 8 और गवर्नमेंट कंपनी में ये प्रोविजन क्या नहीं है बेटा, सॉरी ये प्रोविजन क्या नहीं है, अप्लाई नहीं है। यानी कि Section 8 कंपनी को और सेक्शन सॉरी गवर्नमेंट कंपनी को इस प्रोविजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू Section 150 एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। मतलब हर डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होगा कहाँ पे? जनरल मीटिंग में। बस एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, Section 161, जहाँ पे डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो अपॉइंट डायरेक्टर्स, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट? अब देखो सेपरेट मोशन शुड बी मूव फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ईच डायरेक्टर, ये भी पढ़ चुके हैं आप Section 162। मोशन फॉर अप्रूविंग द पर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक सेक्शन है अंडर Section 152 subsection 6, कहता है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी मे प्रोवाइड दैट ऑल डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शैल बी रिटायर्ड बाय रोटेशन। यानी कि सर जनरली जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर है वो कहाँ हो रहा है बेटा? जनरल मीटिंग में। कहाँ हो रहा है? जनरल मीटिंग में। और Section 152 कहता है भैया जनरल मीटिंग में ही डायरेक्टर्स क्या होंगे? अपॉइंट होंगे। अब जो ये सबसेक्शन 6 है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो देखिए आर्टिकल जो कंपनी का है ना, ये किसने बोला? Section 152 subsection 6। जो भी डायरेक्टर आपने अपॉइंट करा है बेटा, आर्टिकल कहता है कि सभी डायरेक्टर ऑफ कंपनी शेल रिटायर बाय रोटेशन हो सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं वेयर आर्टिकल डज नॉट प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ द रोटेशन। अब जरा एक ना मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक मिनट ध्यान से सुनना प्लीज। इधर देखो, तो सर जब मैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर की। तो इसके रिगार्डिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या बेटा? Section 152। किसको पढ़ेंगे हम? Section 152 को। अभी क्या कहता है कॉन्सेप्ट? अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑल डायरेक्टर मस्ट बी इन जनरल मीटिंग। यानी कि जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी बेटा वो कहाँ होनी चाहिए? जनरल मीटिंग में। ठीक है, अब लेट अस अज्यूम सर आपने जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया बाय पासिंग सम रेजोल्यूशंस। ठीक है, तो सर आपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया, डायरेक्टर अपॉइंटेड। अच्छा, जब आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया था तो आपने इस डायरेक्टर के ना कंसेंट ली होगी। क्या ली होगी? कंसेंट। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म DIR 2 में। ठीक है, डायरेक्टर आपने अपॉइंट कर लिया। सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद जो कंपनी है, एक्सेप्ट सम कंपनीज, वो भी बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी को छोड़ के, जो कंपनीज हैं इनको फाइल करना पड़ेगा एक फॉर्म। क्या फाइल करना पड़ेगा बेटा? एक फॉर्म। कौन से फॉर्म में? DIR 12। किसको? ROC को। सर ROC को हमें फॉर्म फाइल करके क्या कर रहे हैं? इंटीमेशन दे रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं जी? इंटीमेशन दे रहे हैं, इंटीमेशन अबाउट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स हमने करी है उसकी हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? इंटीमेशन दे रहे हैं ROC को। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम दी अपॉइंटमेंट्स। मतलब जिस दिन आपने अपॉइंट करा वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर दोगे बेटा? इसको इंटीमेशन दे दोगे। कौन से फॉर्म में?
DIR 12 में, अच्छा DIR 12 के साथ आप एक फॉर्म भी अटैच करोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्म DIR 2, जिसमें आपने कंसेंट ऑप्टेन करी थी किसकी बेटा? डायरेक्टर्स की। किसकी कंसेंट ऑप्टेन करी थी अपने? डायरेक्टर्स की। ठीक है। अब आरओसी बेटा फिर इस फॉर्म को क्या कर देगा? रजिस्टर्ड कर देगा। क्या कर देगा? एंड अपडेट कर देगा आपके मास्टर डेटा को। किसको अपडेट कर देगा? कंपनी का जो मास्टर डेटा होगा उसको अपडेट कर देगा कि भैया ये फलाना डायरेक्टर है, नया अपॉइंट हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है। अच्छा सुनो, सर ये प्रोविजन कौन कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? ये वाला DIR 12 वाला। गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी को DIR 12 फाइल करने की जरूरत नहीं है। और कौन सी कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी को अगेन दिस सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं, मतलब क्या नहीं फाइल करना आपको? DIR 12 फाइल करने की जरूरत नहीं है। और ये सारा प्रोविजन कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 152 में। समझे? पक्का। अच्छा एक और चीज। अच्छा सॉरी, सेक्शन 8 को फॉलो, हाँ सॉरी, ये जो एक कंपनी होगी आपकी, क्या स्पेसिफाइड IFSC, कौन सी कंपनी, पब्लिक है प्राइवेट? पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो उनको भैया ये 30 दिन की जगह रिप्लेस हो जाएगा क्या? 60 डेज का समय मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्म तो इन्हें भी फाइल करना पड़ेगा, लिख लो जरा।
डन। हाँ जी। अब इधर देखो सर, जो डायरेक्टर्स, देखो यहां पर हम बेटा सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6। अब ये क्या है सुनना भाई, जनरल मीटिंग में डायरेक्टर तो अपॉइंट कर दिए, कब तक ऑफिस में होल्ड रहेंगे? तो यहां पर हम ना डायरेक्टर का रिटायरमेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। जैसे देखो, आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अच्छा, अमित मुझे बताओ, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है, ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है वो? एनीवन? हाँ जी। ठीक है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टर्म कितना था? 2 टर्म तक, और एक टर्म मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 साल। राइट। और एडिशनल डायरेक्टर का भी आपने पढ़ लिया था, कितना होता है नेक्स्ट एजीएम में? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अराइवल ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर या फिर उसके मैक्सिमम टर्म तक। राइट। और नॉमिनी डायरेक्टर का पढ़ा था। हाँ जी। ओके। तो सर यहाँ पे कुछ डायरेक्टर का रिटायरमेंट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना? तो तो सर बाकी डायरेक्टर जो कंपनी में है, वो कैसे ऑफिस वेकेट करेंगे और कैसे उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, कैसे वो रिटायर्ड होंगे, उनका रिटायरमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? तो सर इस टॉपिक में हम वही समझेंगे कि जो डायरेक्टर का रोटेशन से रिटायरमेंट होगा वो कैसे होगा। विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है कि आपने जनरल मीटिंग में जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा है, उनको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे रिटायर करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। तो वो बेटा इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा समझ में आया? यहाँ पर सेक्शन क्या कह रहा है देखो, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 कहता है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में प्रोवाइड दैट ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेल रिटायर बाय रोटेशन। फिर कहता है वेयर आर्टिकल इज साइलेंट है तो रोटेशन ऑफ द डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर, क्या लिखा हुआ है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? पब्लिक कंपनी। शेल बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी, सॉरी, एंड बी अपॉइंटेड बाय कंपनी जनरल मीटिंग। ये वाला जो प्रोविजन है इसको समझो क्या सिचुएशन है। तो सेक्शन ने सबसे पहले बोला कि भैया अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी के ऑल डायरेक्टर्स, क्या जी, ऑल डायरेक्टर्स लाइबल हैं टू रिटायर बाय रोटेशन। तब तो भैया सेक्शन 52 में क्या लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी डायरेक्टर्स को क्या बोल देंगे हम? बोलो जी। सभी डायरेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? लाइबल टू रिटायर्ड हो जाएंगे बाय रोटेशन से। किससे? रोटेशन से, ठीक है। अच्छा, बट मान लो यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या है? साइलेंट है, मतलब इसमें डिफाइंड नहीं है भैया, या तो अगर इसमें डिफाइंड होगा तो सभी डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? यानी कि कंपनी में अगर 10 डायरेक्टर, 10 के 10 डायरेक्टर को हम रिटायर करेंगे किससे? रोटेशन से। किससे? रोटेशन से। ऐसा कब करेंगे? एजीएम में होता है। कब होता है? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायरमेंट होती है डायरेक्टर्स की। ठीक है। मान लो सर आर्टिकल हमारा साइलेंट है। आर्टिकल क्या है बेटा हमारा? साइलेंट है। तो जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो उस सिचुएशन में सेक्शन बोलता है, उस सेक्शन में, उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो 2/3 है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, मतलब कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर्स हैं बेटा, कुछ डायरेक्टर्स को इसमें छोड़ देंगे जिनका अलग से टेन्योर डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो सर 2/3 ऑफ तो टोटल डायरेक्टर हैं, वो होंगे क्या? लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। भाई मैं रोटेशन से रिटायर करने के लिए लाइबल बना रहा हूं, रिटायर नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, रिटायरमेंट नहीं हो रहा सबका। हम यहाँ लाइबल बना रहे हैं कि भैया आप लोग क्या हो सकते हो? रोटेशन से रिटायर्ड हो सकते हो। कैसे रिटायर्ड होंगे? विल अंडरस्टैंड। तो सर सबसे पहले मुझे बताओ समझ में आया यहाँ तक? पक्का। अब आगे देखो जरा सेक्शन क्या कह रहा है।
At the first AGM of public company held next after the date of general meeting at which the first directors are appointed, मतलब कंपनी ने जो फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे थे बेटा कहाँ पे, जनरल मीटिंग में, किसमें, उसके बाद जो आपकी पहली आने वाली क्या है, एजीएम है, क्या है, एजीएम है, एंड एट एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम में, और उसके बाद जितने भी आने वाली एजीएम से बेटा उसमें कितना लिखा हुआ है, वन थर्ड ऑफ सच डायरेक्टर्स ऑफ टाइमिंग फोर्स लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मतलब देखो, आपने टोटल डायरेक्टर आरडी कितने हो गए, टू थर्ड, यहाँ पे कितने हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, सभी डायरेक्टर रिटायर्ड होंगे किससे, रोटेशन से। बट इसमें से हम सबको रिटायर्ड नहीं करेंगे, इसमें से हम देखेंगे कि वन थर्ड डायरेक्टर को हम रिटायर्ड कर सकते हैं, वन थर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायबल फॉर रिटायर। कितने डायरेक्टर बेटा, वन थर्ड डायरेक्टर लायबल क्या हो जाएंगे, रिटायर होने के लिए। तो यहाँ पर हमने बोला लायबल टू रिटायर्ड बाय रोटेशन। अब भैया इसमें से वन थर्ड क्या है, लायबल टू रिटायर्ड है, क्या है, लायबल टू रिटायर्ड है, मतलब इनको हम क्या कर देंगे, रिटायर्ड कर देंगे, बोलो। और रिटायरमेंट कहाँ हो रहा है, एजीएम में, कहाँ हो रहा है, एजीएम में। अब जरा सुनो ध्यान से, एक एग्जाम्पल, कंपनी है और इस कंपनी में टोटल डायरेक्टर कितने हैं, बताओ। मैं कुछ भी नंबर बोल दो बेवकूफो, 15। ऐसे बेटर तो नहीं, क्या पूछ लें लोगों से मैं। ठीक है, कंपनी में टोटल डायरेक्टर कितने हैं, तो मान लो स्टेप नंबर वन हम देखेंगे क्या आर्टिकल्स कुछ कह रहा है। स्टेप नंबर में देखो आर्टिकल क्या कह रहा है भाई, आर्टिकल लेटेस्ट आर्टिकल कह रहा है सभी डायरेक्टर को रिटायर कर दो, ऑल डायरेक्टर लायबल टू रिटायर, ऑल डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, ठीक है, लायबल टू रिटायर बाय किससे, रोटेशन से। भैया आर्टिकल ने 15 के 15 डायरेक्टर को क्या बोलते, भैया तुम सारे ही क्या हो जाओगे, रिटायर्ड हो जाएगा रोटेशन से। ठीक है, बोलो जी। या या फिर आर्टिकल हमारा साइलेंट है, आर्टिकल क्या है, मैं दोनों के साथ में लेके चलता हूँ ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो सेकंड सिचुएशन में हमारा आर्टिकल क्या है, साइलेंट है, और दोनों में से कोई एक होगा भैया, और लिख देता हूँ बीच में ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, या तो आर्टिकल बोलेगा या तो आर्टिकल साइलेंट रहेगा। तो इस केस में आप क्या निकालोगे बेटा, नॉट लेस देन क्या, टू थर्ड ऑफ कितने डायरेक्टर हैं, 15, 15 के टू थर्ड कितना निकल के आएगा, तो 10 डायरेक्टर अब हमारे आरडी हो जाएंगे। आरडी मतलब लेवल टू रिटायर बाय रोटेशन, रोटेशनल डायरेक्टर बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, रोटेशनल डायरेक्टर। क्लियर है, हाँ जी। तो सर मान लो इस वाले केस में 15 के 15 डायरेक्टर लायबल है रिटायर्ड होने के लिए रोटेशन से, और यहाँ पे कितने हैं, तो अब इसका निकालेंगे वन थर्ड। क्या निकालेंगे, जिनको रिटायर्ड करेंगे। तो भैया पहले केस में 15 का वन थर्ड निकालो, 15 का वन थर्ड निकालिए जी, 5 आ जाएगा। तो 5 डायरेक्टर बेटा रिटायर्ड होंगे कहाँ, एजीएम में, क्या होंगे बेटा, लाइबल टू रिटायर्ड इन एजीएम। ठीक है, और यदि हम इस वाले फिगर का लें, यानी कि ये तो हो गया हमारा केस नंबर वन जब आर्टिकल में लिखा हुआ था, केस नंबर टू में जब आर्टिकल साइलेंट था, बोलो। तो उस केस में कितने डायरेक्टर हैं, 10, और 10 का टू थर्ड निकालो कितना आएगा, 3.333। हाँ जी। अब सर यहाँ पे नियरेस्ट वन में इसको राउंड ऑफ कर देंगे, हम किस में राउंड ऑफ कर देंगे, नियरेस्ट वन में। लॉ खुद ही कह रहा है कि नियरेस्ट वन में क्या करो उसको, तो नियरेस्ट वन क्या है इसमें, 3 है ना। नियरेस्ट वन क्या हो गया हमारा, तो 3 डायरेक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लाइबल टू रिटायर इन एजीएम। अब सुनो, टोटल डायरेक्टर कितने थे, 15 इस केस में, जो सभी हमने क्या मान लिए थे, रिटायर बाय रोटेशन। अब एजीएम में जो नेक्स्ट एजीएम होने वाली है उसमें हम सिर्फ कितने डायरेक्टर को रिटायर करेंगे, 5 को। किसको रिटायर करेंगे, 5 को। ठीक है, या फिर अगर मैं आर्टिकल साइलेंट था तो 10 लाइबल टू रिटायर थे, 10 में से सिर्फ कितने रिटायर्ड होंगे, 3 रिटायर होंगे। कितने रिटायर होंगे, 3। सर एक बात बताओ, ये 15 में से 5 कौन से रिटायर्ड होंगे,
या 10 में से 3 कौन से रिटायर होंगे? वो होल्ड लॉन्गेस्ट द पोस्ट। जिसने क्या कर रखी है बेटा? होल्ड लॉन्गेस्ट द पोस्ट। मतलब मान लो आपको ऑफिस में 5 साल हो गए, एक डायरेक्टर को 4 साल हो गए, एक को 3 साल हो गए, एक को 2 साल हो गए, सबसे पहले कौन रिटायर्ड होगा? 5 साल वाला, जिसने लॉन्गेस्ट होल्ड कर रखी है पोस्ट। उस व्यक्ति को हम क्या कर देंगे? रिटायर्ड कर देंगे। तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। समझ में आया? बोलो। हाँ बोलो बोलो। क्या? हाँ, जब ये हुए साइलेंट होगा लो।